अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 कैफ 5 स्टार्ट हो गया। आपसे मैंने कल थोड़ी सी ये बात की थी, बिल्कुल जैसे FAR 1 में आपने टेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ा था IS 20 में, कि अगर गवर्नमेंट आपको पैसे देने की बजाय एसेट ही एज अ ग्रांट दे दे, थोड़े से पैसे लेकर। ग्रांट तो तभी है ना जब आपको पैसे लिए बगैर या थोड़े से पैसे लेकर एसेट दिया जाए। तो वहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो उसको आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या फेयर वैल्यू पे। अगर गवर्नमेंट आपको टेंजिबल की बजाय इनटेंजिबल एसेट एज अ ग्रांट दे दे तो ट्रीटमेंट 100% सेम, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या फेयर वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपने कोई ग्रांट रिकॉर्ड नहीं की, और अगर फेयर वैल्यू पे करेंगे तो फिर आपकी ग्रांट रिकॉर्ड होगी। अब वो रिकॉर्ड करनी है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो जब आए लाइबिलिटी बनाओगे, जैसे जैसे एसेट डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे ग्रांट भी लाइबिलिटी जो बनाई है वो इनकम बनती जाएगी, ठीक है। ये कल हमने बात की थी। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड इंटेंजिबल, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 20,000, हाउएवर फेयर वैल्यू वाज 50 एंड लाइफ इज़ 5 ईयर्स। तो ये मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए थे। अगर नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो जो 2000 दिया उसी पर आपका एसेट रिकॉर्ड हो गया, और यही 2000 आपका 5 साल पे अमोर्टाइज हो जाएगा। कोई ग्रांट का जिक्र नहीं है, ऑप्शन है, ठीक है। या आप चाहें तो आप एसेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लें। अब अगर आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया इसको, दूसरी तरफ कैश तो वही नॉमिनल अमाउंट पे की है, तो बाकी फिर आप क्या कह रहे हो, 50 वाली चीज़ अगर 2 में मिल गई है तो 48 रुपये क्या है? यही तो वो फ़ायदा है, यही तो वो ग्रांट है जो आपको रिसीव हुई है, ठीक है। तो इसको आज लाइबिलिटी बनाओ, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड ग्रांट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जैसे जैसे एसेट डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे ग्रांट भी लाइबिलिटी से इनकम में ट्रांसफ़र होगी। कोई मसला? फिर मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि एक्सट्रैक्ट्स बना लीजिएगा। तो P&L आपने घर पे बनाया होगा। कितने बच्चों ने बनाया? माशाल्लाह 2 4 5 नहीं बना लिया? इतने ज़्यादा ने? बाकियों ने क्यों नहीं बनाया? अगली बार का इरादा है जी, बताएं। सिर्फ इसी का P&L में क्या जाएगा? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पहले लिख रहा हूँ मैं ताकि वो तरतीब रहे कि एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, उसी बेस पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जाएगा और ग्रांट इनकम जाएगी। P&L में ये दो आइटम्स जाएंगे 9.6, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट नज़र आएगा, और तो नॉन करंट एसेट्स में आपका इनटेंजिबल एसेट नज़र आएगा। आया था 50 का, लेकिन बैलेंस शीट में तो 10 माइनस होकर बुक वैल्यू 40। और लाइबिलिटीज़ में ग्रांट नज़र आएगी, लेकिन तोड़ के लिखना पड़ेगा, कुछ नॉन करंट में और कुछ करंट में। तो डेफर्ड ग्रांट नॉन करंट में भी आएगी और करंट में भी आएगी। अब डेफर्ड ग्रांट आपकी कितनी आई थी टोटल? 48। इसमें से कितनी इनकम में चली गई? बल्कि इसको यूँ लिखना चाहिए, हाँ मतलब मैं तो करंट निकालने लगा था, लेकिन चलो करंट अलग लिख लेते हैं, वर्किंग नॉन करंट में कर देते, ठीक है। लो, कितनी रिसीव की थी आपने टोटल ग्रांट? 48, ठीक है जी। इसमें से कितनी इनकम में चली गई? बकाया क्या है? बकाया क्या है? 38 पॉइंट। अब ये टोटल ग्रांट है लाइबिलिटी में जो पड़ी। अब हमने कहना है, देखना ये है कि इस 38.4 में से अगले साल कितनी इनकम बन जाएगी। तो वो करंट और बाकी नॉन करंट। अब जब स्ट्रेट लाइन मेथड वाला हिसाब चल रहा है तो यही 9.6 इस साल भी इनकम में गया और अगले 4 साल भी बराबर बराबर इनकम में जाना है। तो मैं कह सकता हूं कि अगले साल 9.6 इनकम में चला जाएगा, कह सकता हूं ना। तो अगर अगले साल 9.6 इनकम में जाना है तो ये करंट बन गया, तो टोटल में से ये 9.6 माइनस कर दो, बकाया जो बचा वो अगले साल भी इनकम नहीं बना,
28.8। ठीक है जी, इनको भी इधर ही ले आओ, ये 40। ठीक है जी, ओके डन। तो ये जनाब आपकी प्रेजेंटेशन हो गई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, चलें आगे। एक छोटी सी बात इसी के साथ थी, इसके साथ मतलब इससे ऊपर है शायद, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट FAR 1 में पढ़ा था आपने। आप एक एसेट पुराना नॉर्मली देकर बदले में कुछ पैसे भी देकर और एक नया एसेट ले लिया करते थे। तो ये चीज़ आपकी टेंजिबल में हो सकती है तो इनटेंजिबल में भी हो सकती है। और अगली बात भी मैंने कल आपसे की थी कि आप एक टेंजिबल एसेट देकर इनटेंजिबल ले सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट देकर कोई टेंजिबल एसेट भी ले सकते हैं। एसेट है ना, आपने उसको कंपैरिजन मतलब उसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं पहले। आपका ओल्ड एसेट 200 रुपये का है जिसकी कॉस्ट 200 कॉस्ट है और 80 रुपये उसकी वैल्यू लूज़ हो चुकी है इस्तेमाल की वजह से। किताबों में वो 120 पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको सिनेरियो 3 अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही इनको डील कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आपका ओल्ड एसेट 200 रुपये का आपने ख़रीदा था, 80 रुपये की वैल्यू यूज़ की वजह से लूज़ कर चुका है, यानी डेप्रिशिएट हो चुका है और किताबों में 120 पर नज़र आ रहा है। आपने उसको एक्सचेंज किया, ये एग्जांपल मैं ज़मानी बता रहा हूँ, सारी कहानी नहीं लिखी हुई। ठीक है ना, आपने एक्सचेंज किया तो जो एक्सचेंज के वक्त फेयर वैल्यू पुराने एसेट की थी वो 130 है और नए की फेयर वैल्यू जो है वो 150 है और आपने कैश पे किया है 12। अब बेसिकली इसको यूं भी लिखा जा सकता है, चलो वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू ऊपर लिखा हुआ बाद में बताता हूँ। ठीक है, मोर क्लियरली एविडेंट वाली बात। फिलहाल दोनों की फेयर वैल्यू दे दी है उसने, पुराने की भी और नए की भी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकाल दो, क्या निकाल दो जी? तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकलेगी सिनेरियो 1 में? कॉस्ट ऑफ न्यू निकलेगी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, न्यू नहीं, पक्की बात है। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, तो फिर हमारे लिए रेलेवेंट ओल्ड की फेयर वैल्यू क्यों है? आसान से अल्फाज में समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप गए ये एसेट लेने, इसके ऊपर लिखा हुआ था 150 रुपये कीमत है इसकी। ठीक है, लेकिन आपने ये एसेट जब लिया तो बदले में आपने 150 तो नहीं दिए, बल्कि आपने सिर्फ 12 रुपये पे किए और अपना 130 रुपये की वैल्यू रखने वाला एसेट भी दिया। अब मेरा सवाल, क्या आपको ये एसेट नया वाला 150 में पड़ा है? आपने क्या खोया ये एसेट पाने के लिए? खाने वाला खोया नहीं। आपने क्या खोया ये एसेट पाने के लिए? अपने 12 रुपये कैश के खोए और एक ऐसा एसेट आपका जिसकी मार्केट में वैल्यू बेचकर मिलती 130 रुपये, वो आपने बेचकर नहीं लिए बल्कि वो आपने एसेट भी दिया। तो आपको तो ये एसेट 130 जमा 12 142 में पड़ा, आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है 150। इस सिनेरियो में अगर आपको फेयर वैल्यू पुराने की दे दी जाए तो आपने उसी को यूज़ करना है और कैश पेड की फिगर को प्लस, अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश रिसीव भी हो सकता है। एक्सचेंज के केस में अगर आपने अपना जो एसेट दिया है वो अच्छी नस्ल का है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बदले में जो एसेट लिया है, तो होता है ना भाई, कभी कभी पैसों की ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पे आपने 1 to 5 रखा हुआ है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने 1 to 5 देकर CD 70 ले लिया, तो कुछ कैश आपने रिसीव कर लिया और यूज़ कर लिया। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में वैसे नॉर्मली 99% ट्रांजैक्शंस आपको ऐसी नज़र आएंगी जिसमें आप कैश पे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप पुराना एसेट देकर नया एसेट ले रहे होते हैं। लेकिन ये राइट ऑफ नहीं की जा सकती बात कि आपको कभी कैश रिसीव नहीं हो सकता है। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो कैश पेड है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आपको जो नया एसेट पड़ा उसके ऊपर जो मर्जी लिखा हुआ है
उससे कता नजर आपको ये एसेट कितने में पड़ा। आपने एक तो 12 रुपए जेब से दिए, दूसरा अपना वो एसेट भी अगले को पकड़ा दिया जो अगर आप बाजार में बेचते तो आपको 130 रुपए मिलते, तो आपने वो 130 रुपए भी खोए और 12 रुपए भी दिए, तो टोटल आपको ये नया एसेट कितने में पड़ा। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट आपने लेनी है, और अगर आपने कैश पे किया है तो प्लस कर देना है, और अगर कैश रिसीव किया हो कभी तो माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिनेरियो 1 की बात करें तो उसने क्या कहा है जी, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकालोगे आप, 130 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, तो टोटल, यानी अगर मैं सिनेरियो 1 की जर्नल एंट्री करूं तो सिनेरियो 1 की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहां करके कर लेते। अब जरा जर्नल एंट्री भी रिवाइज कर लेना, होमवर्क में भी सवाल था, है ना। तो ये जनाब आपका 142 रुपये नया एसेट आपको 142 में पड़ा है। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है सबसे पहले तो पुराने एसेट को किताबों से निकाल दो, नहीं हुआ टेंजिबल इंटेंजिबल, मैं एसेट ही लिख दूँ सिर्फ, ठीक है। तो ओल्ड एसेट को एसेट अकाउंट में से निकाल के बाहर फेंक दो, लेकिन क्या चीज़, कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है पुराने की, 200। फिर इस पुराने एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके इसको भी निकाल कर फेंक दो, ये भी गिवन थी सवाल में, रेडीली अवेलेबल। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होता था आपका डिस्पोजल में, ये तो आपने एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाल दी और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकाल दी। तीसरा काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पुराना एसेट गया है तो नया एसेट आया भी है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल काम होता था एसेट अकाउंट एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, एट द सेम टाइम डेबिट भी होता है, और तो ये जो आपने क्रेडिट किया है ये ओल्ड की कॉस्ट को क्रेडिट किया था, और अब जो आप डेबिट करने लगे हो वो आप न्यू की कॉस्ट को डेबिट करने लगे हो। न्यू की कॉस्ट क्या है, अभी तो बताया, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो न्यू की कॉस्ट आपने ये फॉर्मूला से निकालनी है, ना तो आपने 130 को यूज़ करना है सिर्फ, ना 150 को सिर्फ यूज़ करना है, बल्कि आपने 142 की फिगर इस तरह से निकाली, ये आपको 142 में नया एसेट पड़ा। और आपने कैश रिसीव किया या पे किया है, तो कैश पेड की फिगर आएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 12 से, और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चली जाएगी, कितनी है जी, लॉस है गेन है, ₹10 का गेन आ गया, माशाल्लाह। तो P&L के अंदर भाई कह रहे थे बैलेंस है, हाँ तो बैलेंस तो अब हो गया ना, ठीक है, कोई मसला। अच्छा जी, ये तो हो गया ना सिनेरियो 1, एंट्री मांगी नहीं गई थी लेकिन मैंने बस कर दी, चलें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अब सिनेरियो ना इंडिपेंडेंट है, प्लीज इनको मिक्स नहीं करना, ओके। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर सवाल में आपको फेयर वैल्यू सिर्फ किसकी गिवन है, फेयर वैल्यू ओनली न्यू की गिवन है। अब एक चीज़ मतलब आप कह रहे हो ये गिवन तो है, भाई नहीं गिवन, वो कह रहा है ना सिनेरियो इंडिपेंडेंट हो गया, गिवन ही नहीं है एक चीज़, फेयर वैल्यू हमारे वाले एसेट की फेयर वैल्यू में पता ही नहीं है, तो फिर नया एसेट कितने में पड़ा हमें, जो उसकी फेयर वैल्यू है वही, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू सिर्फ नए की गिवन है तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू जो है वो क्या होगी, वो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही है, कितनी है जी, 150। सिंपल, कोई कैलकुलेशन आपने बीच में नहीं की, डन। अब अगर आपने ये एंट्री करनी है, यानी कि आपके सेकंड सिनेरियो की अगर एंट्री होनी है, ए नहीं बचदा आज, ठीक है। तो इस सूरत में अब मैं इसी को चेंज कर लूँ, इजाज़त है। तो अगर आपका सिनेरियो 1 नहीं सिनेरियो 2 है, यानी आपके पास नए की फेयर वैल्यू गिवन नहीं थी, तो आप पुराने की फेयर वैल्यू गिवन नहीं थी, तो आपने क्या कहा जी कि बस जी जो नए की फेयर वैल्यू है मुझे वो उतने में ही पड़ा, तो आपकी एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेप 1 वही रहना है, स्टेप 2 भी वही रहना है, स्टेप 3 भी वही रहना है, लेकिन ये कॉस्ट जो है ना ये चेंज हो गई,
अब न्यू की कॉस्ट कितनी है 150। अब बताओ गेन है कि लॉस है? एटीन का क्या फिर गेन आ गया। ओके डन। पीएनएल बैलेंसिंग फिगर, पीएनएल में फेंक दो बैलेंसिंग फिगर और यार ठीक है, और आपको गेन ही। कोई मसला? तीसरा सिनेरियो क्या कहता है जी? तीसरा सिनेरियो कहता है आपको दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। नहीं है गिवन, नहीं है, बस नहीं है। अब क्या करें? एक चीज़ तो फिर भी हमारे पास है, हमारी किताबों में जो पुराना नज़र आ रहा है एसेट वो 120 बुक वैल्यू शो कर रहा है, तो बस ठीक है, हम इसी को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड ये तो अवेलेबल है ही है हमारे पास 120 प्लस कैश पेड। और अगर अच्छा ये सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 का फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने। कॉस्ट ऑफ न्यू, अगर सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन है तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही कॉस्ट ऑफ न्यू है। ठीक है, और अगर तीसरा सिनेरियो आ गया दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बनेगी? हाँ, एक चीज़ तो हमारे पास फिर भी है, वो है बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड है अगर, और माइनस कर देना अगर कैश रिसीव हो रहा है। इतने में पड़ा हमें। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो के अंदर आपकी 132 कॉस्ट पड़ गई। ठीक है, तो अब इसी को मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब पहला दूसरा स्टेप सेम, तीसरा भी सेम, चौथे में फिर चेंज आ गया। अब न्यू की कॉस्ट है 132, अब बैलेंसिंग क्या आ रहा है? अब कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं हुआ दोनों पार्टियों को, ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। ये ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक बंदा जो है उसके पास नीले रंग के ट्रक होते हैं, स्काई ब्लू वाले, और दूसरे के पास जो है वो सब्ज़ रंग के ट्रक होते हैं। दोनों एक जैसे ट्रक हैं, लेकिन ये कभी कभी आपस में ट्रक चेंज कर लेते हैं। देखने वाले कहते हैं यार इस नीले वाले को, यार बड़े ट्रक हैं इसके पास, कभी नीले वाले आए होते हैं कभी सब्ज़ वाले आए होते हैं। ज़रूरत के मुताबिक, मिसाल के तौर पे इनके पास ट्रक फारिग खड़ा हुआ था, सब्ज़ वाला है, उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास तो भी फारिग खड़ा था, 2-3 दिन के लिए भेज दो, आपस में ये ऐसे कभी कभी एक्सचेंज कर, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने पक्का पक्का ही चेंज कर लिया था कि देखने वालों पर रोप पड़े। ये भाई जो 125 वाले भाई थे, इनके 125 जो है वो ब्लैक वाला है। ठीक है, और वो जो एंड पे भाई बैठे में हजरत अभी आए हैं, ठीक है, उनके पास रेड कलर वाला 125 है। अब ये जो है ना इन्होंने चेंज कर लिया 125, ताकि वो हॉस्टल में जो रहते हैं वहाँ पे लड़के कहें यार इसने रोज़ ही नया मोटरसाइकिल लिया होता है। इस भाई के पास ग्रीन कलर वाला भी है। कुछ दिन बाद जो है वो अब आपस में ट्रांजेक्शन सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाइक विद बाइक, ट्रक विद ट्रक, कार विद कार। तो इनके रियल कैश फ्लोज में ऐसा कोई फ़र्क आ नहीं रहा, यानी कि कोई नफ़ा नुकसान हो नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है ना जी, तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें कोई नफ़ा नुकसान ना हो रहा हो उसके बारे में कहा जाता है ये ट्रांजैक्शन लैग कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा, आपने जर्नल एंट्री से देख भी लिया। ठीक है, तो ये सारी कहानी इधर पढ़ लें, बल्कि ये देख भी लें। सम टाइम इंस्टेड ऑफ सेलिंग वी एक्सचेंज द ओल्ड एसेट विद न्यू वन। इन दिस केस नॉर्मली वी विल रिसीव न्यू एसेट एंड विल हैंड ओवर द ओल्ड एसेट टू पर्सन। ये ऐसे जैसे बचपन में पहली बार कोई चीज़ सिखाई जा रही, तो आपको तो पता है, चलो खैर पढ़ लो। Obviously, some cash will also be paid to settle the transaction. In this case, following steps will be performed. Old asset को हम remove कर देंगे किताबों से by crediting asset account, ठीक है जी, और उसकी एक्विटेशन को डेबिट करके। ठीक है, स्टेप 2, कैश जो पे किया उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, नए एसेट की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस की फिगर गेन लॉस आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जो मैं आपको अभी पढ़ा कर आ रहा हूँ। ये बिल्कुल FAR 1 की किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मेरी वाली में तो ये सेम वही चीज़ है, बस वहाँ टेंजिबल के लिए था, यहाँ पे ये सारी कहानी इंटेंजिबल की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जा रही है कि पर्चे के अंदर ये एडजस्टमेंट ऐसे आ सकती है। बल्कि आपने क्या देखा, होमवर्क के सवाल में आई भी हुई थी। ठीक है,
अच्छा, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, ये ऐसे ही बस लिख दिया स्टैंडर्ड ने, ठीक है। मतलब अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन है तो कौन सी उठाएंगे, ओल्ड। और अगर फेयर वैल्यू सिर्फ ओल्ड की गिवन है तो हमें तो चाहिए, हम तो चाहते ही यही थे। बात समझ आई है, ठीक है। तो आपने क्या लेना है जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, ठीक है। अगली बात अभी ना पढ़ो, पढ़ाता हूं, काटना नहीं। अगर फेयर वैल्यू सिर्फ नए की गिवन है तो बफलो ब्राउन है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट ही हमारी कॉस्ट है, ठीक है। बफलो ब्राउन समझते हो ना, मजबूरी है। और इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ है, मैंने कहा नए बच्चे भी आ जाते हैं ना, नहीं पढ़ी होगी फेयर वन मुझसे, तो उन्हें पता तो हो कि बफलो ब्राउन बफलो किसे कहते हैं, बूरी मज को, लेकिन हम उसको यूं बोलते हैं बफलो ब्राउन, यानी कि मजबूरी। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, या इसको यूं भी लिखा हो सकता है, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस मींस नो कैश फ्लो एक्सचेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज, ट्रक फॉर ट्रक। तो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या लेनी है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। हाँ, एक ने कैश देना, दूसरे ने थोड़ा बहुत कैश सेटल करने के लिए देना पड़ता है, लेकिन वो बस बिल्कुल ऐसे, उससे कोई नफा नुकसान नहीं हो रहा, वो बराबर सराबर कर देते हैं आप चीज़ों को, बराबर एक ट्रक दूसरे ट्रक के बराबर कर दिया बस, ठीक है। कोई उसमें नफा नुकसान ट्रांजैक्शन में आपको नहीं आया, ठीक है। अब इसको पढ़ लो। कभी कभी यूं होता है कि वो ये वाली लाइन नहीं लिखता इस तरह से, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, बल्कि वो यहाँ पे पता है क्या लिखेगा, ऊपर सवाल के अंदर आपको दोनों फेयर वैल्यूज गिवन है और नीचे यूं करके लिख दे कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, ठीक है। और यहाँ पे लिखे फेयर वैल्यू ऑफ बोथ, फेयर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे यूं लिख सकता है, यहाँ पे चेंज कर सकता है, मैं बता दूं, यूं लिखा होगा फेयर वैल्यू ऑफ, इफ फेयर वैल्यू ऑफ both is given but fair value of new is, fair value of new is clearly more evident। clearly more evident का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू तो दोनों की ही लिखी हुई है सवाल में, लेकिन वो कह रहा है अगर आप चाहें ना एविडेंस किसी का मिल सके, प्रूफ कोरोबोरेट कर सकें आप जाके, तो वो नए की फेयर वैल्यू है, पुराने का शायद उन्होंने वैसे ही बस अंदाजा लगा के लिखा हुआ है। तो इसको भी स्टैंडर्ड कहता है कि इसका मतलब यही है कि फिर ओल्ड की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, न्यू की ही अवेलेबल है, ठीक है ना। चले, ये ऐसे लिखा हो सकता था। अच्छा चलें अब पढ़ लें ऊपर, कहते हैं जी इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, तो ये काम करना है आपने। हाउएवर इफ फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट देन उसी की फेयर वैल्यू यूज़ करेंगे, यही मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। कि दोनों की फेयर वैल्यू देकर अगर वो कह दे कि ओल्ड की न्यू की फेयर वैल्यू ज़्यादा जो है वो कोरोबोरेट हो सकने वाली है, ज़्यादा एविडेंट है, तो फिर ओल्ड वाली का मतलब वो कह रहा है अंदाज़ा ही है, उसको छोड़ दो, फिर न्यू पे ही चले जाओ, ठीक है। सही है, ये दो बातें हो गई। मेरा दिल है थोड़ी सी डिस्कशन ना अब उसकी भी कर लें, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में आपको मैंने रूल लिखवाया था जी, वो हाँ वो जुमला इस तरह का लिखा होता है हमेशा ही सवालों में, कि वो यूं कह देगा कि यूं लिखा होगा कि जी वी स्टार्टेड रिसर्च, कंपनी स्टार्टेड रिसर्च एंड फ्रॉम दिस डेट डेवलपमेंट स्टार्टेड एंड ऑन फलां डेट द प्रोजेक्ट बिकेम टेक्निकली फिजिबल। बाकी नहीं लिखेगा, बाकी नहीं लिखेगा, लेकिन निशानी ये है कि अगर वो एक के बारे में कह रहा है फिजिबल हो गया तो बाकी भी फिर हैं, यही मैंने बताया था, ठीक है। अव्वल तो वो ये कह देगा 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कहेगा तो 6 के 6 क्राइटेरिया नहीं लिखेगा, कोई एक लिख कर कहेगा कि जी इस दिन से ये हो गया, टेक्निकली फिजिबल हो गया, इस दिन से फाइनेंशियली इस तरह की बात वो कह देता है ना, ठीक है। जो उन 6 में से कोई एक है, नॉर्मली यही कहता है टेक्निकली फिजिबल हो गया, तो मतलब उस दिन से ऑनवर्ड्स क्राइटेरिया मीट हो गए, कैपिटलाइज करो। और फिर ये लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करता सवालों में, देखेंगे कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, बल्कि इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है एंड ऑन फलां डेट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। का मतलब क्या है, इस दिन कंप्लीट हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उसकी बेस पर फैक्ट्री वालों को दे दिया। तो ये इस तरह से करता है सवालों में, देखेंगे बड़े सवाल पड़े अभी तो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी,
वो कहाँ है यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें ज़रा, आ जाए ज़रा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें थोड़ी सी। पेज 234 पे आए। लाइसेंस की कॉस्ट है 200। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने आपको एक रूल लिखवाया था अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट का। अच्छा लगता है बंदा अगर एक बार उसको नज़र डाले ना दोबारा चीज़ को, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? तो देख लेते हैं, कोई नहीं, वापस आ जाएंगे, इतना कोई नहीं है सफ़र, पर लब जाए ता ना। ये रूल क्या था, अगर परचेज गुडविल है इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉर्ड ही ना हो सकती। अगर परचेज गुडविल है, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है, या इंटेंजिबल विद इंडेफिनेट लाइफ है, तो आपने इनको अमोर्टाइज करना ही नहीं है, बल्कि इनको टेस्ट करना है इम्पेयरमेंट के लिए एनुअली। क्वेश्चन 3 इसके लिए किया था, साइड पे कर दो। अगर ये 3 में से नहीं है और इंटेंजिबल है, ये तो पहले डिसाइड हो गया ना, इंटेंजिबल है और इन 3 में से नहीं है, तो फिर अदर्स की कैटेगरी में आ गया। अदर्स के बारे में हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, रूल क्या है कि आप इसको अमोर्टाइज करो ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, और इम्पेयरमेंट से सिर्फ तब गुजारना है अगर कोई इंडिकेशन। अब ये बात तो सिर्फ लिखी हुई थी, इसकी प्रैक्टिस हमने चू नका नहीं की थी, चना नचा। अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। रूल क्या है, रूल क्या है याद रखना है। रूल क्या है, 38 का रूल क्या है, अमोर्टाइजेशन करनी है ओवर, देखो ना आपको सर वो वाली बात नहीं कर रहे भाई, वो तो अमोर्टाइज होने ही नहीं ना, अमोर्टाइजेशन करनी है तो रूल क्या है, अमोर्टाइजेशन करनी होगी तो रूल क्या है, उसको ये नहीं कहना यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे, नहीं, रूल क्या है, अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। प्रैक्टिकली ये करना पड़ता है, 2 लाइफ दे देगा आपको, मतलब वो करवाएगा इस तरह से अप्लाई। और प्रैक्टिकली ये अकाउंटिंग कैलकुलेशन या एंट्री में नहीं भी करना पड़े तो डिस्कशन के अंदर ये सवाल आएगा, तो डिस्कशन में भी ये बात लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है इसकी। तो आ जाए जी, पेज नंबर 234 था। लाइसेंस की कॉस्ट है जनाब 200, ठीक है जी। सवाल पढ़ रहे हैं ना आप, सवाल ही पढ़ें। लाइसेंस की कॉस्ट कितनी है जी, 200। लाइफ, लीगल लाइफ इसकी है 10 साल। लेकिन यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि ये आपको नमक निकालने के लिए लाइसेंस मिला है एक पहाड़ से। हुकूमत ने कहा है आप 10 साल यहाँ से नमक निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ही इस पहाड़ से नमक निकालेंगे, ये पकड़ें लाइसेंस। हुकूमत का रिसोर्स है ना, तो उनसे इजाज़त लेके ही करना था। तो 10 साल के लिए हमें इजाज़त मिली है वहाँ से नमक निकालने की, ठीक है। लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि अगले 12 साल तक वहाँ से नमक निकलता रहेगा। अब रूल को छोड़ो, लॉजिकली सोच के बताओ, मेरे लिए ये जो 200 मिलियन रुपए मैंने लेट से दिए हैं, ठीक है, ये 200 रुपये की जो कॉस्ट मैंने इनकर की है, इससे मुझे फ़ायदा 10 साल आना है या 12 साल? वे मुझे से क्या कि 12 साल या 1200 साल नमक निकलता रहे वहाँ से, मुझे तो वहाँ से सिर्फ 10 साल नमक निकालने की इजाज़त मिली है इस 200 की कॉस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो लॉजिकली भी नज़र आ रहा है कि शॉर्टर पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल में अभी दिखाता हूँ दूसरी चीज़ें, फ़िलहाल तो अभी रूल डायरेक्ट लगाएं। तो हमने क्या करना है जी, अमोर्टाइजेशन निकालनी है। ये देखो, कैलकुलेट अमोर्टाइज, क्वेश्चन मार्क मुझे हटाने देना, ये तो अमोर्टाइजेशन कितनी है, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। 200 डिवाइडेड बाय क्यों 10 क्यों, तो ऐसे करके एक छोटा सा यहाँ पर लिख लिया करेंगे कि शॉर्टर लेना है हमने, यूज़फुल लाइफ और लीगल लाइफ। यूज़फुल लाइफ 12 साल है, लीगल लाइफ 10 साल है, तो हमने यहाँ पर यूज़ क्या कर ली, 10 साल। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई, 20, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक और सवाल बना लेते हैं हम, 5 तो मौजूद है, इसको 4A कर लें। क्वेश्चन नंबर 4A, फ़ौरन आपका सवाल जहन में जो उठा है ना, उसको ज़रा यहीं पे ही उड़ा दें। इफ़ यूज़फुल लाइफ इज़ 7 years एंड लीगल लाइफ 10 साल के लिए हमें मिला है लाइसेंस, लीगल लाइफ इज़ 10 years। अच्छा, अब नमक निकलना ही कितना अरसा है यहाँ से,
हुकूमत के 10 साल के राइट को फिर हमने क्या क्या करना, कहाँ लेके जाना? हमारे लिए तो रेलेवेंट फिर कि ये 200 मिलियन की जो कॉस्ट थी, इससे हमें मैक्सिमम क्या फ़ायदा आएगा? वो भाई वहाँ से बेनिफिट आना ही सिर्फ 7 साल के लिए है, तो 10 साल का क्या करना है मैंने? तो इसलिए लॉजिकली बात सोच के बताओ। रूल तो बस लग गया ना, पक्का याद रह जाएगा, लेकिन लॉजिकली भी बात समझ में आती है। अच्छा, ये बात टेंजिबल्स में इसलिए नहीं आती क्योंकि टेंजिबल्स में लीगल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना? मतलब ये मार्कर आपका है, आपने खरीद लिया, बस ये आपका ही है, अब इसमें बस इसकी यूजफुल लाइफ ही है, लीगल लाइफ का क्या चक्कर है? बस ठीक है, आपके नाम हो गया ये। लेकिन इंटेंजिबल्स के अंदर ये लीगल लाइफ वाला चक्कर आ जाता है, तो इसलिए ये रूल लगा। अब देखो ना, लॉजिकली सोचो, आपको लाइसेंस 10 साल का मिला हुआ है, लेकिन वहां से नमक निकलना ही 7 साल, तो फिर हमने 10 साल का क्या करना? हमारे लिए फिर रेलेवेंट क्या है? इसीलिए रूल क्या बना? शॉर्टर, ठीक है? तो अब अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं, ठीक है, तो मैं कहूँगा जी कि यहाँ पे सोल्यूशन था, ठीक है जी। सोल्यूशन अमोर्टाइजेशन निकलने लगी है जी, अमोर्टाइजेशन निकलेगी तो 200 डिवाइडेड बाय, अब चेक कर लेते हैं, तो हमने क्या लेना होता है जी? शॉर्टर। तो शॉर्टर ऑफ यूज़फुल लाइफ या लीगल लाइफ, तो यूज़फुल लाइफ तो 7 साल है, लीगल लाइफ चाहे 10 साल है, मेरे लिए तो रेलेवेंट फिर तो इन दोनों में शॉर्टर लेना है जी। बताएं 28.6। डन जी, समझ में आती है बात? अब इसमें एक और छोटा सा लूच और भी है, ये जो लीगल लाइफ है ना, लीगल लाइफ, एक छोटा सा मसला और भी है, लेकिन उससे पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? ज़बानी पढ़ी थी, प्रैक्टिकली भी देख लिया, एक सवाल ऐड कर लिया, दोनों एंगल्स देख लिए। अब अगला एक मसला और भी आता है, वो यूज़फुल लाइफ में नहीं होता, लीगल लाइफ में ही होता है, और वो मसला ये है कि हुकूमत ने हमें 10 साल के लिए लाइसेंस दिया, साथ ही उन्होंने ये कह दिया 10 साल बाद आपको ये लाइसेंस इतने रुपए लेकर रीन्यू कर देंगे। अब आज खड़े होकर रिन्यूअल को कंसिडर करें या ना करें, ये अगली मुसीबत है। मेरी बात समझे हो? मुझे लाइसेंस मिला है 10 साल के लिए, ऑप्शन है कि मैं इसको 10वें साल के एंड पर जाकर यानी 11वें साल के पहले दिन कुछ पैसे और पे करके रिन्यू करवा सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि ये जो रिन्यूअल का पीरियड, लेट्स से 6 साल लिखा हुआ है ना, चलो मैं यहाँ 10 साल, मैं यहाँ पे जो है ना वो 3 साल के, मुझे लाइसेंस मिला है 3 साल के लिए, ठीक है जी। आज लाइसेंस मिला है 200 रुपये का 3 साल के लिए, और ऑप्शन ये है कि यहाँ जाके उसको मज़ीद 2 साल के लिए रिन्यू करवा सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस रिन्यूअल को आज खड़े होकर कर लें कंसिडर कि हमने ये करना है या नहीं, तो हाँ या ना नहीं कर सकते, इसके पीछे स्टैंडर्ड की गाइडेंस है। कब आज ही खड़े होकर अज्यूम करेंगे कि 5 साल तक ये इंटेंजिबल यूज़ करना है और उसको ऐड कर लेंगे लीगल लाइफ में, और कब नहीं करेंगे, इसके पीछे स्टैंडर्ड ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये स्टैंडर्ड कहता है, अगर तो इस दिन खड़े होकर आज 200 में ये लाइसेंस मिला, 3 साल के एंड पर जाकर यानी चौथे साल के पहले दिन आपको 2 रुपये के अंदर रिन्यूअल हो रहा है, तो इतना मिनिमल है ये, इतनी मिनिमल कॉस्ट पे ये रिन्यूअल। देखो ना, एक तरफ 200 और एक तरफ 2, क्या मुकाबला है? लड़ा के देखो 200 पहलवानों को 2 के साथ, कोई मुकाबला है? नहीं। तो इतना मिनिमल नज़र आएगा आपको सवाल के अंदर, कोई थ्रेशोल्ड दिया नहीं है स्टैंडर्ड ने कि जी 1% हो 2% हो, ऐसी बात नहीं है, आपकी जजमेंट पे छोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपके सवाल जो ICAP के हैं वो खुला डुल्ला ऐसे ही फ़र्क रखेंगे, ठीक है ना, कि नज़र आएगा आपको 200 है और इधर 2 है, 500 है और उधर 4, 5, 6 है, यानी कि बड़ा वाज़े फ़र्क होगा, नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। अगर तो आपको 2 साल 3 साल के बाद जाके 200 मिलियन वाला जो आपने लाइसेंस लिया था वो रिन्यूअल करने वक्त आपको 70 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है ये मिनिमल नहीं है, रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है। तो आज खड़े होकर 200 को किस पे डिवाइड करो, अगर यूजफुल लाइफ नहीं है, सिर्फ लीगल लाइफ है। लेकिन अगर यहां पे खड़े होकर सिर्फ 3 रुपए के अंदर रिन्यूअल होता नजर आ रहा है, ये क्या है? मिनिमल। तो इसका मतलब यार देखो ना, लॉजिकल सी बात है, एक बंदे को 3 साल के लिए 200 में एक लाइसेंस मिला है और उसको नज़र आ रहा है आगे 2 साल के लिए सिर्फ 3 रुपये में मिलेगा,
तो पागल ही है कोई जो ना ले, ठीक है ना। तो वो फिर कहता है स्टैंडर्ड अगर मिनिमल कॉस्ट हो रिन्यूअल की तो आज ही सोच के रखो कि आपको ये 3 साल नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए इसको यूज़ करना है, तो डिवाइड करना किससे, 5 से। ये रूल है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो लीगल लाइफ, ये बात किसकी हो रही है अभी, अब 2 स्टेप हो गए। इंटेंजिबल की मोटाइजेशन में 2 स्टेप हो गए, ठीक है। अगर लीगल लाइफ आ रही है ना, ठीक है, तो 2 स्टेप बन गए। पहले लीगल लाइफ की लड़ाई होगी। लीगल लाइफ में एक होती है ओरिजिनल जो उसको लीगल लाइफ दी गई यानी 3, इसमें +2 करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करेंगे पहले किस बेस पर, रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है या नहीं है। जब एक बार ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज ढूंढेंगे यूजफुल लाइफ कितनी है, फिर इनमें से जो शॉर्टर होगा उसकी बेस पे मोटाइजेशन होनी है इंटेंजिबल। इसलिए उस दिन मैंने यहां से बात घुमा दी थी और आज फिर कर रहा हूं ये बात। 3 मिलियन नहीं, 3 लाइफ, हाँ वो इंशाल्लाह कल करेंगे। वो 7A और 7B नजर आएंगे आपको, ये 7 और 7A नजर आ रहा है। ये सवाल कराऊंगा। ये सवाल ऐसे हैं कि 3 साल का लाइसेंस है, 2 साल के बाद 2 साल के लिए ऑब्टेन किया और फिर रिन्यूअल है, तो छोटा सवाल है जिसको 3 साल में पूरा करेंगे, फिर ये बात समझ आएगी। एंट्रीज वहाँ पे चलो बता देता हूँ, सादा बात है। ये जिस दिन पे करना है ना, ये उसी दिन रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड अभी नहीं करना। फिलहाल बात सिर्फ किस चीज़ की हो रही है, यूजफुल लाइफ 3 साल लें या 5 साल लें। वो जब 3 साल एंड होंगे तो पे कर देंगे तो रिकॉर्ड होगा। क्या रिकॉर्ड करेंगे, एसिड बनाएंगे, एक्सपेंस करेंगे, अभी ये मैं नहीं बता रहा, माजरत नहीं बताऊंगा। ओके, कल करना है ना सवाल 7 और 7A, आ जाएगी समझ, सारी एंट्रीज भी करनी है। फिलहाल जितना एक चीज़ तो हजम कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हजम करना है आपने कि लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ में से शॉर्टर लेना है हमने। लेकिन लीगल लाइफ में एक और मुसीबत है, अगर लीगल लाइफ में रिन्यूअल का ऑप्शन आए तो आज ही खड़े होकर, पहले ही दिन खड़े होकर उस रिन्यूअल को ओरिजिनल लीगल लाइफ में ऐड कर लेना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो, और नहीं ऐड करना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हो। और मिनिमल किसे कहते हैं, बस जो बहुत ही कम हो, ना होने के बराबर हो, ठीक है। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आपकी जजमेंट है, ठीक है। आई कैब यह सहूलत देगा कि आपको खुला वाज़े फर्क नजर आएगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं उसी की, ठीक है, समझे हो। चलो, तो अ कंपनी परचेज्ड, इसको तो मिटाओ ना, अपने सवाल की एग्जांपल बनाते हैं जी। अ कंपनी परचेज्ड आ लाइसेंस फॉर 6 ईयर्स, ठीक है जी। कंपनी ने लाइसेंस जो है वो 6 साल के लिए खरीदा है, ठीक है। आगे रिन्यूअल कितना हो रहा है, 4 साल के लिए ना, ठीक है, ऐसा हो जाएगा जी। कंपनी ने बाद में तो होना ही है, ठीक है जी। कंपनी ने 6 साल के लिए एक लाइसेंस लिया है, ये ओरिजिनल लीगल लाइफ क्या है, जितने अरसे के लिए लाइसेंस मिला है लीगल लाइफ हुआ, ठीक है ना। 6 साल के लिए कंपनी ने 30 मिलियन पे करके ये लाइसेंस खरीद लिया। ये रिन्यूअल है फॉर फर्दर 4 ईयर्स। यहां पे खड़े होकर ये रिन्यू हो सकता है अगले 4 साल के लिए भी, ठीक है। अब कैलकुलेट करो लीगल लाइफ, अज्यूमिंग एट द एंड ऑफ 6 ईयर इट कैन बी रिन्यूड एट 14 मिलियन। अब मुझे बताओ 30 और 14 का मुकाबला कराएं तो क्या 14 30 के मुकाबले में ना होने के बराबर है? ऐसी बात तो नहीं है, अच्छा खासा टफ टाइम दे जाएंगे पहलवान, ठीक है, थोड़ी शायद मार खा जाएं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि दिस वुड बी अ वॉक इन पार्क फॉर दीज 30 पहलवान्स, ठीक है। ये अच्छा खासा रेसलर्स जो हैं वो, पहलवान्स जो हैं वो मुकाबला करेंगे। 14 जो है वो 30 के मुकाबले में ना होने के बराबर तो नहीं है, ऐसे ना करें, ठीक है, सही है। अब अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, ऑप्शन 1 रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, तो लीगल लाइफ जो है वो क्या लेंगे, लीगल लाइफ क्या लेंगे, इधर देखो लीगल लाइफ है 6 प्लस मैं 0 कर रहा हूँ जान के ताकि आपको याद रहे, यानी लीगल लाइफ कितनी है। अब ये लीगल लाइफ निकल आई
अब अगली बात इस सवाल में तो है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये याद करवाया जा रहा है ना, ठीक है। अगर अगली बात होगी तो वो क्या होगी, फिर अमोर्टाइजेशन की तरफ जाएगा, तो फिर इसके बाद यूजफुल लाइफ देगा। यूजफुल लाइफ अगर 4 साल है तो फिर वो यूज कर लेना, और अगर 8 साल है तो फिर 6 यूज कर लेना, वो बाद में रूल, पहले ये बीच में। ये बात समझ आई? अच्छा, और अगर ऑप्शन 2 की तरफ जाएं, ठीक है, वो क्या है, अब ऑप्शन 1 को फिर छुपा दें। जी, 6 साल के लिए कंपनी ने लाइसेंस लिया, इट कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 4 साल्स, कैलकुलेट लीगल लाइफ assuming at the end of 6 years it can be renewed at 30 मिलियन के मुकाबले में 1 मिलियन तो अब ना होने के बराबर है। ये असल में ना स्टैंडर्ड ये लॉजिक नहीं देता है ना, कि देखो ना 30 मिलियन में अगर एक बंदे ने 6 साल के लिए लाइसेंस लिया है और फिर सिर्फ 1 मिलियन में उसको अगले 4 साल के लिए मिल रहा है, अच्छा उस वक्त नहीं ले तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल स्टैंडर्ड की गाइडेंस है। अच्छा, स्टैंडर्ड ने अगली बात बड़ी ध्यान से सुनो, आगे सवालों में जाके ये मुसीबत पड़ेगी कि स्टैंडर्ड में उसने लिखा होगा रिन्यूअल हो सकता है 14 मिलियन पे। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, मिनिमल नहीं है, लीगल लाइफ में ऐड नहीं करना चाहिए। अब फनकारी क्या लगाएगा आई कैप सवालों में, वो लिखा होगा उसने मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू। स्टैंडर्ड ने आगे बढ़ के कहा मैं तुम्हारी इंटेंशन की बात न कर रहा था, न कभी करूँगा, मैंने तो सिंपल रूल बताया है, अगर मिनिमल है तो रिकॉर्ड करो, नहीं है तो नहीं करो, ठीक है। आगे धोखा ना, इसलिए आज ही बता दिया, फिलहाल तो चलो रूल याद हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, रिन्यूअल कॉस्ट क्या है, मिनिमल। अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है और इंटेंशन को छोड़ो, रूल क्या है स्टैंडर्ड का, अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो आज ही रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ के अंदर, ओरिजिनल वाले पीरियड के अंदर ऐड करके लीगल लाइफ निकालो। तो ऑप्शन 2 में फिर लीगल लाइफ क्या निकलेगी जी, 6 तो थी ही, प्लस 4 कर दिया, 10 कर लिया, क्यों, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है। अब अगली बात, क्या इस एक की कोई एंट्री करें आज, नहीं, ना इस एक की करनी है, ना उस वक्त अगर एक्चुअल में करा लें तो वो तो एक्चुअल में जो होगा वो देखेंगे इंशाल्लाह, ये कल 7 और 7A के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ लड़ाई किस चीज़ की है, अमोर्टाइजेशन के लिए 10 साल यूज़ करें या 6 साल यूज़ करें, ठीक है ना, ओके। फिर भी हम यही करेंगे, देखो ना असल मसला क्या है, 6 साल बाद जाके मैनेजमेंट हो सकता है उस वक्त बदल दे इरादा, तो हमने तो स्टैंडर्ड की बात माननी है। मैनेजमेंट की इंटेंशन है ना, आज अंदाज़ा है, अंदाज़ा तो कुछ भी हो सकता है, बदल भी सकता है। स्टैंडर्ड की बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि जी आपको अगर रिन्यूअल मिनिमल में हो रहा नज़र आ रहा है तो आप आज खड़े होकर लीगल लाइफ में उस पीरियड को ऐड कर लें। अब मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि कराएंगे या नहीं कराएंगे, इससे वही तो कह रहा हूँ कि 14 मिलियन मिनिमल नहीं है, लेकिन सवाल में वो कहता है मैनेजमेंट कसम उठा के कह रही है कि 6ठे साल के एंड पे हम रिन्यूअल कराएंगे, तो आपको जी हम फिर भी इसके अंदर 6 में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टैंडर्ड ने ये कहा तो उसने कहा मिनिमल है तो ऐड करो, नहीं है तो ऐड नहीं करना। देखो ना 14 हो या 1 हो, एंट्री तो वैसे ही इस रुपये की नहीं कर रहे, ये तो 6वें साल के या 7वें साल के पहले जब पे करेंगे तो बताऊंगा कि एक्सपेंस बनाना है या एसेट बनाना है, वहाँ पे उसकी तो एंट्री वैसे ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात। पहली बात, अमोर्टाइजेशन करनी है शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। दूसरी बात, लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड अगर सवाल में गिवन है तो लीगल लाइफ में उसको ऐड कर लेना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो, और ना करना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हो। गॉट इट? इतनी सारी गल है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। चलो जी, जी हाँ तो फिर उस वक्त देखेंगे ना, वो सारा राइट ऑफ कर देंगे ना बेसिकली, ठीक है। असल में स्टैंडर्ड इस बात पे चलता है, लॉजिकल बात देखो ना, मुझे समझ नहीं आती कि रिन्यूअल क्यों नहीं करेंगे। मतलब एक चीज़ है, आपने देखो ना, आपने 6 साल के लिए एक चीज़ ली है, कोई फ़ायदा देख कर ही ली है ना वहाँ पे, और वो 30 में मिली है, और फिर वही चीज़ अगले 4 साल 1 रुपये में बढ़ती नज़र आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं करेगा, कर ही लेते हैं। हो सकता है अगर ऐसा हुआ है तो वो फिर एंड पे जाके एस्टीमेट चेंज हुआ ना तो राइट ऑफ कर देना सारा, फिर उसमें इंशाल्लाह नहीं होगा, अच्छी नीयत रखो।
आपको 30 मिलियन वाली चीज़ अगर 4 साल के लिए 6 साल के 30 मिलियन मिली और 4 साल के लिए 1 मिल रही है तो आप वैसे ही कहोगे यार चलो 4 साल और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है मार्केट ही बेहतर हो जाए। तो नॉर्मली एक्सटेंशन ले ही लेते हैं लोग, रिन्यूअल करा लेते हैं। ठीक है, बहरहाल नहीं कराओगे तो राइट ऑफ कर देना यार, मसला क्या है, कॉमन सेंस यूज़ करो ना। 6ठे साल के एंड पे और नहीं जी नहीं करना तो क्या हुआ, कुछ कॉस्ट बच गई होगी, अब क्या करें, एस्टीमेट चेंज के लिए पीछे तो वापस नहीं जाते, एरर तो नहीं है, अंदाज़ा था बदल गया, उसी साल सारा अमोर्टाइज कर दो, मसला क्या। चलें आगे, अगे ना जान देना, मैनू ना जान देना अगे। 6 और 10 ओके, चलो असली सवाल आ गया। सवाल पढ़ो, सवाल जवाब देखने वालों सवाल पढ़ो, शर्म करो, जवाब देखी जा रहे हैं। चलो जी आखिरी सवाल है, उसके बाद चलते हैं पास पेपर्स पे इंशाल्लाह। आज जुमाअतुल मुबारक भी है। और मज़े की बात बताऊं, सवालों का सलूशन भी लिखवाना है, हाथों को ऐसे से कर लो। 2 सवाल दिए थे ना होमवर्क में, एक आधा सवाल तो कम से कम लिखवाना चाहिए दोनों में से। लिखा है आप, ठीक है, सजाएं आप, जुम्मा पढ़ लें। उस्मान आपको कह रहा हूँ। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करवा दीजिए। अब उसमें बढ़ गई बात, आ गई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करो 15 वाले साल। ऑन पहला दिन ऑफ 15 एंटिटी ने खरीदे हैं 4 अदद लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स। ये फॉर 10 ईयर, लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स का मतलब क्या है, ये लीगल लाइफ है। ओके डन, सही है ना। अच्छा, डिटेल्स आर एज फॉलोज। उनकी कॉस्ट आ रही है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन आ रहा है, ये किसे कहते हैं, ये यूजफुल लाइफ है। ठीक है जी, ये यूजफुल लाइफ आ गई। रिन्यूअल कॉस्ट आ रही है, और लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर, यानी ओरिजिनली 10 साल इसकी लाइफ है और 5 साल के लिए रिन्यूअल हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आगे नहीं पढ़ा, अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आपको ऐसे ही वो दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, लीगल लाइफ पहली बात कर लेते हैं हम, लीगल लाइफ। ठीक है, लीगल लाइफ 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, 4 लाइसेंसेस है ना, हैं। अब लीगल लाइफ तो सबकी कितनी है, ओरिजिनल 10 है। ठीक है, इधर देखो, ए भी 10 साल के लिए है, बी भी 10 साल के लिए है ओरिजिनल वाली, सी भी 10 साल के लिए है, और डी भी 10 साल के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल ये है, इसमें 5 ऐड करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन होगा मिनिमल। रिन्यूअल कॉस्ट अगर मिनिमल है तो उसकी बेस पर। अब ए की तरफ आए, रिन्यूअल कॉस्ट 80 है और ये 500 है, मिनिमल नहीं है। मिनिमल क्या होता है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर तो नहीं, अच्छी खासी कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको अर्ज किया ना, वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, जजमेंट है ना आपकी, तो आई क्या फिर वाज़े फ़र्क रखता है सवालों में। ठीक है, ये भी पास पेपर के सवालों में से ही इतना सा टुकड़ा निकाल के यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो ये मिनिमल नहीं है, इसलिए आपने लीगल लाइफ में रिन्यूअल को ऐड नहीं करना। तो आपकी ए लाइसेंस की लीगल लाइफ कितनी बनी, 10। ये भी फिलहाल मैं सिर्फ लीगल लाइफ निकाल रहा हूँ, उसके बाद यूजफुल लाइफ से कंपेयर करके अमोर्टाइजेशन वाली फिगर वो लाइफ निकालूंगा जिसपे अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बी है, 560 का खरीदा और 120, नहीं मिनिमल नहीं है, +0, तो ये लाइफ भी कितनी हो गई, लीगल लाइफ 10। 300 का खरीदा और ना होने के बराबर, तो रिन्यूअल कॉस्ट को, रिन्यूअल के पीरियड को ऐड कर लो, और लीगल लाइफ कितनी बन गई। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे यूज़फुल लाइफ वैसे ही नीचे आ जाए तो ये तो यूज़ नहीं होना, लेकिन रूल तो है ना, अगर यूज़फुल लाइफ 20 साल हो तो फिर तो 15 ही इस्तेमाल होना है ना, तो रूल तो जहन में रखें। अच्छा नेक्स्ट, 180 और 2 ना होने के बराबर ऐड कर लें जी, कितना, 15। ये क्या आ गया हमारे पास। अब अगली बात हम कहते थे जी, अमोर्टाइज करें ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूज़फुल लाइफ। तो लीगल लाइफ तो मैंने निकाल ली, अब अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, यूज़फुल लाइफ। वो सवाल में से जाके ढूंढ लेते हैं जी। तो यूज़फुल लाइफ सवाल में गिवन है, ये 13 साल, इनडेफिनेट 7 साल, 14 साल, तो 13
ओहो 13, इनडेफिनेट 7 और 14। अब यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्टर निकाल लेता हूँ ताकि उसको आगे यूज़ करके अमोर्टाइजेशन कर सकें। ठीक है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया जी? तो इन दोनों में से शॉर्टर क्या है? 10। इधर शॉर्टर क्या है? हाँ, यूजफुल लाइफ कितना अरसा फ़ायदा आएगा पता नहीं चल रहा क्लियर। कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा तो फिर कुछ नहीं है ना, फिर रह क्या गया? लीगल लाइफ तो है ना 10 साल, तो वही मेरे लिए डेफिनेट बन गई, उसी को यूज़ करें। नेक्स्ट 7। नेक्स्ट, अच्छा जहाँ पे ऐड किया वो इस्तेमाल हुआ ही कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर देखो ना ये ऐड ना करते, ठीक है, चलो फिर तो यही शॉर्टर होता, लेकिन यहाँ पर हो जाती ना गड़बड़। ऐड ना करते तो शॉर्टर क्या निकल आता? अपना लीगल लाइफ, तो हम वो लीगल लाइफ में मोटाइज करते तो गलत हो जाता। ठीक है, सही है। तो अब ये हमारे पास शॉर्टर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक छोटी सी वर्किंग हमने अलग से कर ली। अब उसके बाद हम अमोर्टाइजेशन के लिए ये वाली लाइफ यूज़ कर लेंगे। तो अमोर्टाइजेशन, असल में तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस निकालना था, ऐसे ही है। अमोर्टाइजेशन के लिए आपने कहा जी कॉस्ट पकड़ो, कॉस्ट 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, और ऐसे ही इधर भी आ जाओ, इसकी कॉस्ट कितनी है? 560 बटा 10। नेक्स्ट जी 300 बटा 7, और जनाब 183 बटा 14। तो ठीक है, बताओ जी आंसर। 50, 56, 43, 30। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसकी इनडेफिनेट नहीं है ना, डेफिनेट होगी ना। एक तो है ना, लीगल लाइफ तो है ना, तो वो देखो नहीं, इनडेफिनेट का मतलब क्या है, पता नहीं चल रहा कितनी होगी। हो सकता है 20 साल 25 साल हो यूजफुल लाइफ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात का तो पता है। तो दूसरी नहीं है तो फिर यही अज्यूम करेंगे 10 साल तो है ही है ना हमारे पास। अगर सिर्फ इनडेफिनेट होता तो फिर ये दूसरी कैटेगरी में चला जाता। लेकिन असल बात तो यही है, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों को देखना होता है। ठीक है जी, चलें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 था होमवर्क में, और क्वेश्चन राइसिन वाला आई थिंक 5वां था, ऐसे ही है, 5वां था ना वो। चलो पहले 17वां ओपन कर लो, ज़्यादा अच्छा सवाल है। लिखना पड़ेगा कुछ, पार्ट 2 शुरू करना है, करें।